ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है दुनिया जहां से निराले टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में। अब बारी है मकाम पेश करने की। आज के मकाम में हम पेश कर रहे हैं डॉक्टर एजाज अली की जिंदगी की अनसुनी अनकही दास्तां। इंसान कभी कभी अपने फर्ज से अलग भी कुछ ऐसा कर जाता है कि दुनिया उसे हमेशा याद रखती है। कुछ ऐसी ही कहानी है डॉक्टर एजाज अली की। पेशे से सर्जन डॉक्टर अली जिस्म के मर्ज का इलाज करते करते बीमार समाज की तबीयत सुधारने में कब लग गए, उन्हें भी इस बात का इल्म नहीं हुआ। हमारे साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ अपनी क्लिनिक में ही कि हम सोचने को मजबूर हो गए कि आखिर ये क्या माजरा है। बिहार में वैशाली एक जगह है, उसके चक सिकंदर इलाके से दो बहनें आया करती थी मेरे पास। तो एक सुनैना कहे एक आयशा कहे, तो हमको ये समझ में आता था कि एक का नाम मुस्लिम कम्युनिटी से तरफ जाता है, दूसरे का नाम हिंदू कम्युनिटी की तरफ जाता है। तो उन्हीं लोगों को ट्रेस करते करते हम वैशाली ज़िला के चक सिकंदर गाँव में पहुँचे। तो पता चला कि मुसलमानों में एक नट बिरादरी होती है, इसी बिरादरी से इन दोनों बहनों का ताल्लुक़ है। नट जो कि हिंदू बिरादरी से ताल्लुक़ रखता है उसको शेड्यूल कास्ट का दर्जा देता है, और जो मुस्लिम बिरादरी के हैं उनको शेड्यूल कास्ट से बाहर रखता है। तो हमने ये महसूस किया कि बहुत से ऐसे मुस्लिम नट हैं जो मजबूरी के तहत उस फैसिलिटी को हासिल करने के लिए उन्हें दूसरा मज़हब अपना अख्तियार करना पड़ता है। उसी में एक सुनैना देवी थी जो सगी बहन होने के बावजूद दूसरे मज़हब में चली गई थी, और एक आयशा बीबी थी। तो ये एक प्रॉब्लम हमको समझ में आया वहाँ पर। उनकी पैदाइश बिहार के मुंगेर जिले में हुई थी। उनके वालिद सरकारी मुलाजिम थे, तो उनके बचपन का ज्यादातर वक्त बिहार के अलग अलग हिस्सों में गुजरा। वो अपने 10 भाई बहनों में 7वें नंबर पर थे। परिवार की जरूरतें ज्यादा थी और आमदनी कम। मुफलिसी के मंजर से गुजरते हुए उन्हें बचपन में ही लगने लगा था कि अगर गुर्बत से ऊपर उठना है तो तालीम ही एक सहारा है। शायद यही वजह थी कि वो बचपन में दिलो जान से पढ़ाई करते थे और अपने क्लास में हमेशा अव्वल आते थे। बचपन का जो माहौल गुजरा है वो तो गली कूचों में और अनपढ़ सोसाइटी के बीच गुजरा। उसी में यतीम खाना मिडिल स्कूल से पढ़ के निकले, फिर जिला स्कूल में दाखिला हुआ। तो जहाँ तक फैमिली बैकग्राउंड का बात है वो तो बहुत कमज़ोर रहा, लेकिन चूँकि जहाँ तक स्कूलिंग एज का है उस वक्त तो एहसास नहीं होता था, पता नहीं अब्बा जान किस तरह से मैनेज करते थे। 10-10 बच्चों को पढ़ाना है, हायर एजुकेशन की तरफ ले जाना है। लेकिन जब हम कॉलेज में आए, जब घर से बाहर निकले, तो वो हम लोग को क्राइसिस का वक्त था, इसलिए घर से बहुत कम पैसा मिलता था और उसमें साइंस कॉलेज जैसी जगह से ISC करना और फिर पटना मेडिकल कॉलेज जगह से MBBS करना, फिर MS करना, ये सब वक्त तो क्राइसिस में गुजरा ही है। यहाँ तक कि किताबें ख़रीदने की पोजीशन हम लोग नहीं रहते थे, चूँकि पढ़ने में लगन था, पढ़ते थे और क्लास के अच्छे स्टूडेंट माना जाता था। स्कूल में भी हर क्लास में हम फर्स्ट करते थे, चाहे वो यतीम खाना वाला स्कूल हो या ज़िला स्कूल हो। तो पढ़ने लिखने में तेज़ भी माना जाता था और साथ में एक लगन भी थी, और उसी में हम MBBS में भी कम्पीट कर गए, बल्कि PMCH में हम रोल नंबर 1 बनकर आए थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद पटना के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में प्रैक्टिस शुरू कर दी, लेकिन उनके मन में कहीं न कहीं ये बात बैठ गई थी कि ऐसे नर्सिंग होम गरीब और मजलूमों की खिदमत के लिए नहीं बने हैं। उनके दिल में बार बार एक ही हुक उठती थी, डॉक्टरी का पेशा पैसा कमाने के लिए नहीं, इंसान की खिदमत के लिए है। हमारे जहन में ये सब बात आई, ये मेरे गरीब मरीजों की ही देन है। आज वो अपने मिशन 341 के लिए जद्दोजहद में जुटे हैं। उनका मानना है कि मुल्क की हुकूमत ने आज़ादी के बाद से अब तक पसमानदा मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं किया है। इस संविधान की धारा 341 जो दलितों की पहचान बताता है, मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी जो दलित नस्ब का होने के बावजूद अपने मूल आरक्षण से, बुनियादी रिजर्वेशन से वंचित है, और वो भी संविधान के मौलिक अधिकारों को दरकिनार करके उनको वंचित किया गया है। उस हक को दिलाया जाए ताकि ये मेन स्ट्रीम में आ सकें, अब मुल्क के विकास में ये जुड़ सकें।
वो मुसलमानों के पिछड़ेपन की वजह किसी और को नहीं बल्कि कौम के सियासी और मजहबी लीडरों को मानते हैं। ये जो मुस्लिम लीडरशिप रही है, चाहे वो सियासी लीडरशिप रही हो, चाहे सोशल लीडरशिप रही हो, चाहे रिलीजियस लीडरशिप रही हो, ये मुसलमानों की लीडरशिप करने के लायक नहीं है। एजाज साहब को इस बात से खासा रंज है कि कौम की रहनुमाई इतने सालों से जिनके हाथों में थी, उन्हें लोगों की दुख तकलीफों के बारे में सब मालूम था, पर उन्होंने इसकी भलाई के लिए कुछ करने की जहमत नहीं उठाई। उन्हें इस बात पर बेहद अफसोस होता है जब कोई मुस्लिम लीडर बाबरी मस्जिद और शाहबानों जैसे मुद्दों को उठाकर मुल्क के मुसलमानों को गुमराह करते हैं। कि जिस मुस्लिम कम्युनिटी का ज्यादातर हिस्सा आज दलितों की जिंदगी गुजार रहा है और उसके बावजूद उसको वो दलित ओरिजिन का होने के बावजूद उसको शेड्यूल कास्ट का दर्जा नहीं मिलता है, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। और इसके साथ संविधान में जाने अनजाने में धोखा देकर इसके साथ नाइंसाफी की गई है। तो लोग इसकी लड़ाई नहीं लड़ते, लड़ाई लड़ते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इशू पर या फिर अक़लियती अदारों के इशू पर लड़ाई लड़ते हैं, पर्सनल लॉ केस पर लड़ाई लड़ते हैं, शाहबानू केस के मामले को उठाकर लड़ाई लड़ते हैं, अयोध्या डिस्प्यूट को लेकर लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन मुसलमानों को रोजी रोटी मिले, उनको तालीम मिले, उनकी हालात सुधरे, उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो, इसके लिए लोग लड़ाई नहीं लड़ते। वो अपने मूवमेंट में बाबा रामदेव की मदद पाकर काफी खुश हैं। वो बताते हैं कि जो बात बाबा जी ने आधे घंटे में समझ ली, वो मुल्क के मुसलमान नेता पिछले 6 दशकों में नहीं समझ पाए हैं। बाबा रामदेव पर यह इल्जाम लगाया गया कि ये उन्हीं शक्तियों के साथ है। हम लोगों ने भी, लोग गुमराह के शिकार थे, लेकिन जब हम लोग बाबा रामदेव को इस इशू पर समझाया, करीब आधे घंटे में समझा लिया उनको, वो समझ गए। तो 12 मई को उन्होंने आधे घंटे में जो बात समझी थी उस पर 5 घंटे तक उन्होंने तकरीर की और इसकी वकालत की। आज उनकी तहरीक मुल्क के कई सूबों में चल रही है। इतनी मसरूफियत के बावजूद वो अपने मरीजों के लिए वक्त निकाल लेते हैं। डॉक्टरी पेशे को वो पैसे के साथ जोड़कर देखने के सख्त खिलाफ हैं। यही वजह है कि आज के इस जमाने में भी वो अपने मरीजों से बतौर फीस महज 10 रुपए लेते हैं। उन्हें ना तो आज फिल्में देखने का मौका मिलता है और ना ही घूमने फिरने का, क्योंकि वो हफ्ते में 4 दिन गरीब और मजलूम मरीजों की खिदमत में बिताते हैं, तो बाकी के 3 दिन अपनी तहरीक के लिए देते हैं। डॉक्टर एजाज जैसे लोग मुल्क और कौम के लिए एक मिसाल हैं। अगर इंसान के दिल में दूसरों के दुख तकलीफों में पिघलने का मादा हो तो वो क्या नहीं कर सकता। अपनी आने वाली पीढ़ी को न सिर्फ एक बड़ा पैगाम दे सकता है, बल्कि दूसरों के दर्द में शरीक होकर अपने लिए सुकून के चंद लम्हे उन्हीं पलों में तलाश भी कर सकता है। जनाब एजाज अली की जिंदगी के खट्टे मीठे पहलुओं से रूबरू होने के बाद अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक से वापस आने के बाद हम पेश करने वाले हैं आपका पसंदीदा सेगमेंट किरदार। आज के किरदार में हम आपको रूबरू कराएंगे फिल्म आदमी और इंसान के एक अहम किरदार गुलाम रसूल से, जिसे जॉनी वॉकर साहब ने अपने अभिनय की गहराइयों से उस किरदार को एक नई बुलंदी पर पहुंचा दिया है। आप वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। ये फिल्म यश चोपड़ा ने डायरेक्ट की थी और 1969 में आई फिल्म थी। ये सुपरहिट हुई थी।